जरूर, अगर आप भविष्य में ऐसे ही रहस्यमयी और डरावने वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टेड 2.0 को जरूर सब्सक्राइब करें। अब आगे की कहानी जारी है। जब आदित्य शर्मा ने अपनी कॉलेज हॉस्टल में पहला कदम रखा तो उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। गांव से आया ये लड़का अपने नए जीवन को लेकर बेहद उत्साहित था। हॉस्टल का नाम था रवि भवन, लेकिन कुछ लड़कों ने पहले दिन ही उसे चेतावनी दी, भाई 309 मत लेना, वो कमरा ठीक नहीं है। आदित्य हंस पड़ा, भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता मैं। हॉस्टल का कमरा 309 तीसरी मंजिल पर एक कोने में था, बाकी कमरों से थोड़ा अलग, अकेला और अंधेरे में डूबा हुआ। लेकिन चूंकि वही कमरा खाली था, वार्डन ने वही दे दिया। पहली रात कमरे में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी हवा चल रही थी। दीवारों पर हल्के से खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से कुछ लिखने की कोशिश की हो। रात के 1:30 बजे आदित्य की नींद खुली। कमरे की एक कोने की दीवार से धीमे धीमे किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। उसने हिम्मत करके टॉर्च जलाया और आवाज की दिशा में देखा। दीवार पर लिखा था -, मैं अब भी यहीं हूं। वो घबरा गया, लेकिन खुद को समझाया, शायद कोई सीनियर मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। कॉमन एरिया में नाश्ते के दौरान कुछ सीनियरों ने उसे बुलाया। तू 309 में रह रहा है? हाँ, क्यों? कुछ नहीं, बस अगर रात को किसी लड़की की आवाज सुनाई दे तो जवाब मत देना। क्या मतलब? आदित्य ने चौंक कर पूछा। एक सीनियर बोला, 5 साल पहले उस कमरे में एक लड़की ने आत्महत्या की थी। उसकी लाश हफ्तों बाद मिली थी, कपड़ों में लिपटी, चेहरा बुरी तरह खरोंचा हुआ। कहते हैं वो अब भी लौटना चाहती है। आदित्य को बात मजाक लगी, लेकिन उसी रात फिर कुछ हुआ। टिक टिक, घड़ी की सुई ने जैसे ही रात के 3:09 का समय दिखाया, दरवाजा खुद ब खुद चरमराकर खुला। कोई अंदर आया नहीं, लेकिन टेबल पर रखी नोटबुक अपने आप पलटी। नोटबुक के एक पन्ने पर खून से लिखा था, तू मेरा है अब। आदित्य की धड़कनें रुक सी गईं। उसने चीखने की कोशिश की, बट नो वॉइस। अचानक कमरे की एक दीवार से एक परछाई निकली। एक लंबी बालों वाली लड़की की आकृति, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने आदित्य की ओर इशारा किया और दीवार में समा गई। अगली सुबह आदित्य बेहोश हालत में बिस्तर पर मिला। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन खिड़की खुली और फर्श पर खून की बूंदें थीं। सीनियर्स ने वार्डन को बुलाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर देखा, सब कुछ सामान्य था। ना खून, ना आवाज, ना परछाई। वार्डन ने कहा, बहुत लड़के आए और गए, लेकिन 309 को कोई नहीं छोड़ता, क्योंकि अगर तुमने कमरा लिया तो वो तुमसे बंध जाता है। आदित्य की आंखों में अब डर बस चुका था, लेकिन हॉस्टल छोड़ना आसान नहीं था, क्योंकि अब उसे हर रात वही समय, वही आवाज, वही परछाई और एक ही वाक्य सुनाई देता था, तू यहां से गया तो मरेगा। आदित्य की आंखें चौड़ी हो चुकी थीं। वो अब रात को सोने से डरने लगा था। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसकी नस नस में हलचल थी। उसे अब समझ आ रहा था कि 309 एक आम कमरा नहीं था। उसने हिम्मत करके अपने मोबाइल कैमरे से रात को रिकॉर्डिंग शुरू की। मोबाइल एक कोने में रखकर वो लेट गया, लेकिन आंखें बंद नहीं हुई। ठीक 3:09 पर कुछ हुआ। कमरे की दीवार से हल्की खड़खड़ाहट की आवाज आई, टप टप टप, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार के अंदर से खटखटाया हो। धीरे धीरे वो आवाज तेज होने लगी, क्री क्री क्री। फिर अचानक दीवार पर से पेंट उतरने लगा और उसमें से सफेद चूना झरने लगा। फर्श पर खून से लिखा गया एक नाम उभरने लगा, वंदना। अगली सुबह आदित्य सीधे कॉलेज की लाइब्रेरी पहुंचा। उसने कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड्स, न्यूज आर्टिकल्स और स्टूडेंट डेटा चेक करना शुरू किया। 2005 एक लड़की वंदना वर्मा की हॉस्टल रूम 309 में आत्महत्या। कारण मानसिक तनाव। सुसाइड नोट नहीं मिला। शरीर 3 दिन बाद बदबू फैलने पर मिला। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे, नाखून गायब थे और दीवार पर खरोंचों से लिखे गए शब्द, मुझे मत छोड़ो। आदित्य ने महसूस किया कि कुछ और था जो रिकॉर्ड्स में नहीं था। वापसी पर उसने एक सीनियर राहुल भैया से पूछा, जो 3 साल से हॉस्टल में रह रहे थे। राहुल भैया ने गंभीरता से कहा, वंदना कभी नहीं मरी थी, उसे मारा गया था। क्या मतलब? वो एक सीनियर प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत करने वाली थी। उसके पास कुछ सबूत थे, लेकिन एक रात वो गायब हो गई और 3 दिन बाद उसकी लाश उसी कमरे में मिली। पर किसी ने कुछ किया क्यों नहीं? क्योंकि जो भी कुछ बोलता वो भी गायब हो जाता। उस रात आदित्य ने दीवार की खड़खड़ाहट की दिशा में गौर किया। वहां दीवार की प्लास्टर हल्की थी। उसने स्क्रू ड्राइवर से धीरे धीरे खुरचना शुरू किया। करीब 10 मिनट बाद दीवार के अंदर उसे लकड़ी की एक छोटी सी अलमारी मिली, जिसे प्लास्टर से ढंका गया था। अलमारी के अंदर एक पुराना बक्सा था। बक्सा खोलते ही धूल उड़ गई और उसमें थी एक फटी हुई डायरी, बालों का गुच्छा और एक चांदी की चैन जिसमें VR लिखा था। डायरी पढ़ते ही आदित्य कांप उठा। मैं वंदना हूं, मैंने देखा था सर, अरोड़ा ने उसे कमरे में बंद किया था। उसने मुझसे कहा, अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हारा नंबर भी लगेगा। मैं डर गई थी, लेकिन अब मैं मरने से नहीं डरती। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो जान लो ये कमरा अब मेरा है, और जो भी इसमें आएगा वो मुझे देखेगा। मैं लौटूंगी। आदित्य ने सारी चीजें बैग में रखीं और बिस्तर पर लेट गया।
रात का वक्त फिर से 3:09 बजे पहुंचा। इस बार दीवार से आवाज नहीं आई, बल्कि कमरे के शीशे में किसी की परछाई दिखाई दी। एक लड़की, लंबे बाल, सफेद सलवार सूट, चेहरा नहीं दिखता लेकिन आंखों से खून बह रहा था। वो शीशे से बाहर आई और धीरे धीरे आदित्य की ओर बढ़ी। उसके हाथ में वही चैन थी, -VR वाला लॉकेट। वो सच बोल रहा है, लड़की की धीमी टूटी आवाज गूंजी। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे चैन चाहिए। आदित्य की आंखें फटी की फटी रह गईं। कैसा इंसाफ? उसने पूछा। वो लड़की गायब हो गई और दीवार पर खून से लिखा गया, जिसने मारा वो अब भी जिंदा है, उसे लाओ मेरे पास। आदित्य का निर्णय। अब आदित्य को 2 बातों का एहसास हो गया था। 1, वंदना की आत्मा उसे कुछ दिखाना चाहती है, सजा दिलवाना चाहती है। 2, कमरा नंबर 309 अब उसकी कहानी का हिस्सा बन चुका है। वो अब भाग नहीं सकता था। अब उसे वंदना की मौत का सच उजागर करना था, वरना वो खुद अगला शिकार बन जाएगा। और तभी उसकी नोटबुक अपने आप खुली और एक लाइन लिखी जाने लगी, मैं अब भी देख रही हूं। आदित्य की आंखें सोने के नाम से कांपने लगी थीं, लेकिन अब वो सिर्फ डरा हुआ लड़का नहीं रहा। अब उसमें कुछ बदल गया था, एक जिद, एक सवाल और एक चुपता हुआ गुस्सा। जिसने उसे मारा वो अब भी जिंदा है। वंदना की आत्मा का ये संदेश उसके ज़हन में गूंज रहा था। पर वो है कौन? उस रात जब वो नींद की कोशिश कर ही रहा था, तभी शीशे में फिर वही परछाई दिखाई दी। इस बार परछाई बस खड़ी नहीं थी, बल्कि हौले हौले शीशे के भीतर से लिख रही थी, क्लासरूम नंबर 7, पुरानी फाइलें देखो। आदित्य बिना कुछ सोचे उठ खड़ा हुआ। उसने अपना मोबाइल, टॉर्च और डायरी उठाई और सीधे निकल पड़ा कॉलेज की बिल्डिंग की ओर। कॉलेज बिल्डिंग अंधेरे में डूबी थी। हर कदम पर जमीन चरमराती, जैसे फर्श भी उसके कदमों से डर रहा हो। क्लासरूम नंबर 7 एक पुराना कमरा था, जो अब स्टोर रूम के रूप में इस्तेमाल होता था। कमरे के अंदर बिखरी कुर्सियां, टूटी अलमारियां और एक कोने में धूल में लिपटा लोहे का लॉकर पड़ा था। उसने लॉक तोड़ने के लिए ईंट से जोर लगाया। लॉकर खुला। अंदर थीं पुरानी फाइलें, छात्र शिकायतें और फैकल्टी की गोपनीय रिपोर्ट्स। एक फाइल में लिखा था माइनस, शिकायतकर्ता वंदना वर्मा, विषय प्रोफेसर विक्रम अरोड़ा द्वारा यौन उत्पीड़न का प्रयास, तारीख 16 जनवरी 2005। उसके हाथ कांपने लगे। वो सच में बोल रही थी। फाइल के साथ एक और पेपर था, इसे दबा दिया गया। कॉलेज की छवि के हित में इस पर कार्रवाई नहीं की गई। आदित्य ने तुरंत कॉलेज की वेबसाइट खोली। विक्रम अरोड़ा, डीन लॉ डिपार्टमेंट, मतलब जिसने वंदना को मारा, वो अब भी यहीं है, प्रोफेसर बनकर। वो वापस अपने कमरे की ओर भागा। कमरा 309 की दीवारें जैसे उसका इंतजार कर रही थीं। जैसे ही वो घुसा, उसे सामने शीशे में वंदना की आत्मा दिखाई दी, लेकिन इस बार वो गुस्से में थी। उसके कपड़े खून से लथपथ थे और चेहरे पर बदला था। क्या तू लाया सच्चाई? आवाज गूंजी। आदित्य ने फाइल उसकी ओर फेंकी। शीशा खुद ब खुद टूट गया और हवा में शब्द उभरे, अब उसे मेरा सच दिखाना होगा। रात के 3:30 बजे हॉस्टल के सभी कमरों की लाइट्स एक साथ जल बुझने लगीं। कमरा 309 से तेज हवा निकलने लगी, जैसे वहां कोई पोर्टल खुल रहा हो। फर्श पर खून से लिखा गया, उसे कमरे में लाओ 3:09 पर। आदित्य ने तय कर लिया, अब इंतजार नहीं करेगा। वो अगली सुबह प्रोफेसर अरोड़ा से मिलने गया। सर, आपको कुछ दिखाना है, मेरी रिसर्च का हिस्सा है। अरोड़ा को शक नहीं हुआ। वो साथ चल पड़ा। रात 3 बजे आदित्य और प्रोफेसर अरोड़ा कमरे में घुसे। कमरा पूरी तरह शांत था। 3:09 पर दीवार हिलने लगी। शीशे से वंदना की आत्मा निकली, गुस्से में तपी हुई आत्मा, जो अब इंसाफ मांग रही थी। तुमने मुझे मारा, मैंने कुछ नहीं किया। अरोड़ा कांपते हुए बोला। झूठ मत बोलो, तूने मेरा मुंह बंद किया, मेरी रिपोर्ट दबाई और मुझे उसी कमरे में बंद कर दिया जहां मैं तड़प तड़प कर मरी। अचानक कमरे की दीवारें लाल होने लगीं। फर्श से चक्राकार आग निकलने लगी। वंदना की आत्मा ने अरोड़ा की ओर इशारा किया, अब मैं तुम्हारा दर्द देखूंगी। अगले ही पल प्रोफेसर अरोड़ा जमीन पर गिरा। उसकी आंखों से खून निकल रहा था, उसके मुंह से चीखें गूंज रही थीं। कमरे में एक खामोश धमाका हुआ और प्रोफेसर का शरीर हवा में उठकर दीवार में समा गया। फर्श पर लिखा था, इंसाफ पूरा हुआ। अगली सुबह कमरा 309 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कॉलेज ने मेंटेनेंस के नाम पर उस पूरी मंजिल को सील करवा दिया। पर आदित्य जानता था, वो सिर्फ दिखावा था। वंदना अब चैन में थी, लेकिन हॉस्टल के अतीत की दीवारों में अब भी वो चीखें थीं, वो खामोशियां जो वक्त का हिस्सा बन गई थीं। और हर साल जब नया सत्र शुरू होता है, कमरा 309 का दरवाजा खुद ब खुद आधा खुल जाता है। आदित्य की जिंदगी बदल चुकी थी। उसे अब कमरा 309 और उसकी दीवारों के भीतर छुपे हुए राज से कोई डर नहीं था। वो वंदना के न्याय की लड़ाई जीत चुका था और प्रोफेसर अरोड़ा के साथ वो डर भी खत्म हो गया था। लेकिन जैसे ही उसने इस घटना को पीछे छोड़ने की कोशिश की, उसके सामने एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया। क्या वंदना सच में शांत हो चुकी थी या उसकी आत्मा कुछ और चाहती थी? कुछ दिनों बाद आदित्य ने एक अजीब सी बात महसूस की। हॉस्टल में कुछ नया था। छात्रों के बीच गुमशुदगी का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। एक के बाद एक लोग अचानक से गायब होने लगे थे और हर बार वे वही पुराना बहाना देते, 309 में कुछ और है।
नीरज, आदित्य का करीबी दोस्त, रात को कुछ कहकर बाहर गया था। वो रात 3:09 पर अपने कमरे से बाहर निकला था, लेकिन सुबह तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। लोग सोचते रहे कि वो कुछ देर के लिए कहीं बाहर गया है, पर एक हफ्ते बाद उसके कमरे की दीवारों पर वही खून से लिखा हुआ शब्द उभरा, मैं वापस आऊंगा। आदित्य की आंखों में डर था, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था, वंदना की आत्मा की सजा कभी खत्म नहीं होगी। जो भी 309 में कदम रखता, वो वंदना की तरह ही उसकी गिरफ्त में आ जाता। नीरज अब भी वहीं था, हॉस्टल की दीवारों के बीच, कोई और कैदी बनकर। आदित्य ने फैसला किया कि वो अब और देर नहीं करेगा। उसे किसी भी हालत में उस कमरे का गहरा राज उजागर करना था। आदित्य ने तय किया कि वो अब सीधे कमरा 309 जाएगा, भले ही इसका मतलब अपनी जान जोखिम में डालना हो। वो रात को 3:09 बजे अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करता हुआ सीधे कमरे की ओर बढ़ा। उसने दरवाजा खोला और जो दृश्य उसने देखा वो उसकी समझ से बाहर था। दीवारों पर खून से उभरे हुए शब्द थे, तुमने लौटने दिया, अब क्या होगा। आदित्य ने भीतर कदम रखा। कमरे के कोने में नीरज की कटी फटी लाश पड़ी थी, जैसे उसने आत्महत्या की हो। उसके चेहरे पर एक बुरी मुस्कान थी, जो आदित्य को समझने नहीं दे रही थी कि क्या हुआ है। नीरज का चेहरा खौफनाक तरीके से बुरी तरह चिढ़ा हुआ था, जैसे उसे कुछ से जबरदस्ती हंसने पर मजबूर किया गया हो। आदित्य ने जल्दी से कमरे से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। आदित्य को महसूस हुआ कि अब वो अंदर से बंद हो चुका था। दीवारों में हलचल होने लगी, जैसे वंदना की आत्मा फिर से जाग रही हो। आदित्य ने सोचा कि अगर वो वंदना को शांत नहीं कर सका तो खुद भी उसकी गिरफ्त में आ सकता है। उसने डरते डरते दीवारों पर लगे पुराने खून के निशानों को खरोंचा। तभी एक भारी आवाज गूंजी, तुम वापस लौटे हो, तुमसे पूछने के लिए बहुत कुछ है। उससे पहले कि आदित्य कुछ समझ पाता, सामने की दीवार पर एक दरार उभर आई। दरार से खून की एक धारा बहने लगी और उसकी आंखों के सामने एक कटा-फटा चेहरा उभरने लगा, नीरज का चेहरा, जो अब और भी डरावना था। नीरज की आंखों से खून बह रहा था और वो आदित्य से फुसफुसा रहा था, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आदित्य भागने की कोशिश करता है, लेकिन दीवार में एक और दरार उभर आई और एक गहरी आवाज गूंज उठी, तुमने मुझसे पीछा नहीं छोड़ा, अब तुम्हें लौटना होगा। आदित्य की सांसें रुकने लगीं और तभी वो महसूस करता है कि वो कमरे के भीतर फंस चुका था। न कोई रास्ता था, न कोई बचाव। कमरे की दीवारें अब एक जलती हुई चादर जैसी दिखने लगी थीं। आदित्य ने देखा, जैसे ही दीवार पर और दरारें पड़ीं, वंदना की आत्मा धीरे धीरे कमरे में घुसने लगी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके हाथों में वही चांदी की चेन थी जिसे आदित्य ने पहले देखा था। तुमने मुझे छोड़ने दिया था, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ती, अब तुम मेरा हिस्सा हो। वंदना की आवाज कमरे में गूंज रही थी। आदित्य अब पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन उसका मन कह रहा था कि अगर उसे बचना है तो उसे सच्चाई का सामना करना होगा। उसने उस पुरानी डायरी को निकाला जो उसने पहले कमरे से पाई थी। वो जानता था कि अब उस डायरी में ही जवाब था। डायरी का हर पन्ना उसके सामने खुलने लगा, जैसे वो खुद अपनी कहानी सुनाने के लिए तैयार हो। आदित्य ने पढ़ना शुरू किया, मैं वंदना वर्मा, मैंने जो भी देखा सब कुछ साझा किया था, लेकिन एक दिन मुझे मारा गया। मुझे मारने वाला वही व्यक्ति था जिसे सब आदर्श मानते थे, विक्रम अरोड़ा, और उसका पूरा काले काम मेरे सामने था। आदित्य ने महसूस किया कि विक्रम अरोड़ा ने वंदना को मारने के बाद खुद को बचाने के लिए सबूत नष्ट कर दिए थे।